हेलो डियर बच्चों, प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे दोस्तों, साथियों। तो जैसा कि आपको मालूम है, ठोस के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं और वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। चूँकि इससे पहले हमने सभी प्रकार के ठोसों का वर्गीकरण देखा कि सभी ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और वो हमने देखा कि नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, जिनके विशेष लक्षण क्या होते हैं, और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस, वो क्या होते हैं जिनमें से क्रिस्टलीय ठोसों को पुनः विभाजित किया जाता है और किसके आधार पर किया जाएगा वो ध्यान देना है। ये जो ठोस का वर्गीकरण है, ये किसके आधार पर है? ये है संघटक कण एवं जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को निम्न प्रकार से प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए आपके सामने नोट है। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 सहसंयोजी ठोस, नंबर 4 धात्विक ठोस। थोड़ा सा मैंने समझने के लिए इसमें सामने उदाहरण बता रखे, जैसे आइस बर्फ है, ठोस CO2 11 से हम पढ़ते आते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। यहाँ ठोस HCl, वैसे चूंकि HCl गैस होती है, लेकिन ठोस अवस्था में आएगी HCl जब कूलिंग करेंगे, तो उस समय की बात हो रही है ठोस अवस्था में। नमक NaCl या फिटकरी ठोस होते हैं, ये आप पहले से अच्छी तरह से जानते हैं। हीरा आपने देखा हो, नहीं तो सुना भी होगा, किस तरह का होता है, पिक्चरों में तो देखा ही होगा, तस्वीर में, फोटो में। और लोहे से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातों के बारे में हम वैसे ही गैस लगा सकते हैं कि किस प्रकार की प्रकृति वाले होंगे। तो सबसे पहले खास बात ध्यान दें, नंबर 1 जहां आणविक ठोस। अगर हम बात करते हैं संघटक कणों की, तो बोलिए संघटक कण कैसे होते हैं, ध्यान देना। एक एक पॉइंट के आधार पर समझ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संघटक कण, इनके जो वास्तव में होंगे, नाम दिया है आणविक, तो सीधी सी बात है, इनके अणु होते हैं। बाइंडिंग फोर्सेस, अर्थात इन ठोस पदार्थों के जो संघटक कण हैं, वो आपस में किस प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण से बंधे रहते हैं, और वो कहलाते हैं वान डेर वाल आकर्षण, जो आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। खास तो वैसे यही बात आती है। तो अगर हम ये 2 बिंदु काम के हैं, इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इनके जो संघटक कण होते हैं आयनिक ठोस हैं, अर्थात इनके जो प्रमुख संघटक कण होते हैं वो आयन होते हैं, धनायन एवं ऋणायन होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, जो आयनिक ठोस होते हैं, जहां आयनिक यौगिक होते हैं, उनके धनायन ऋणायन परस्पर अंतरा आणविक आकर्षण, अंतरा आयनिक जिसको कहते हैं प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात इनकी जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो किस टाइप के होते हैं? प्रबल, जो आयनिक बंध कह सकते हैं, या एक प्रबल इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण के नाम से जानते हैं। यहां संघटक कणों की बात करें तो चूंकि नाम देखिए लिखा हुआ है परमाणुवीय, अर्थात इनके जो संघटक कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। बस थोड़ा सा हम यहां जोड़ देते हैं, क्या चीज, कि जो परमाणु होते हैं वो अधातु होते हैं। अधातु परमाणु जिन ठोस के संघटक कण होते हैं वो वास्तव में कौन से
बंध के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं और वो फोर्स होता है, बल होता है, जैसा कि नाम है सहसंयोजी। इसलिए ये परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध के द्वारा परस्पर जुड़कर किसी ठोस संरचना का निर्माण करते हैं। इसको नेटवर्क ठोस भी कहा गया है, विशाल अणु भी कहते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है चूंकि सहसंयोजी बंध होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं और दिशात्मक प्रकृति होने के कारण इनकी जो प्रबलता है बहुत अधिक हो जाती है और असंख्य परमाणु परस्पर एक दूसरे से, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवें से छठवां और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जैसे कहते हैं नेटवर्क। हम यहां बैठे हैं, यहां बात कर रहे हैं, हम नेटवर्क जुड़े अमेरिका में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्क वो चीज होती है, एक कोई सेंटर है, पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कण है, वो अनंत दूरी पर उपस्थित किसी चीज से कनेक्ट होता है, तब हम उसके लिए नेटवर्क बोलते हैं। हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा है, हर एक कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है सहसंयोजी बंध कर। इतना बड़ा टुकड़ा अगर हीरे का लिया जाए तो उसका एक परमाणु जो कार्बन है वो जितना भी अंतिम कार्बन कोई भी होगा उसके साथ जुड़ा हुआ है, जस्ट लाइक ए नेटवर्क। इसीलिए हम उनको कहते हैं नेटवर्क। और जब बड़ा हो गया नेटवर्क, अपना नाम अपने आप में बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, इसीलिए हम इनको कभी कभी विशाल अणु के नाम से जानते हैं। इधर देखिए जो धात्विक ठोस होते हैं, बल बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहां अधातु परमाणु कहा तो यहां धातु परमाणु होंगे, परंतु धात्विक संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि जब धातु का क्रिस्टल होता है तो उसमें धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर कर्नेल का निर्माण करता है और वो कर्नेल क्या होते हैं, धातु आयन के रूप में होते हैं। धातु आयन भी कौन से, धनायन के रूप में होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके जो संघटक कण होते हैं वो धातु धनायन होते हैं। और इनके मध्य जो पाया जाने वाला बंध होता है, चूंकि धात्विक बंध के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये दो बात थी। इसी के आधार पर प्रमुख रूप से इनका जो वर्गीकरण है वो किया गया है और इसके माध्यम से आपको चारों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। तो ये बात समझ में आती है कैसे। उदाहरण आपके सामने है, लोहा है। अभी ये उदाहरणों के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं कि इनके जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो कह सकते हैं। वो में से उदाहरण के लिए जैसे प्रकृति की किस टाइप की होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर कह सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट नेचर। तो आप खुद ही देख लो इसमें से सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा होगा और सॉफ्ट कौन सी चीज हो सकती है जिसको आप, तो सबसे ज्यादा हार्ड आपने सुना है कि हीरे को यूं तोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब हीरा जो डायमंड होता है वो वेरी हार्ड है, ठीक है। लोहे से भी हार्ड होता है, जानते होंगे, ठीक है। लोहा पत्थर से कट सकता है लेकिन डायमंड पत्थर से नहीं कटता। इसका मतलब हीरा लोहे धातुओं से भी कठोर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सहसंयोजी ठोस होते हैं सब में सबसे हार्ड होंगे, कठोर होंगे, और सबसे सॉफ्ट कौन से होंगे, देखिए बर्फ है, आप हाथ से मिसल सकते हैं। इसका मतलब सबसे जो सॉफ्ट हैं, मृदु हैं कह सकते हैं। तो इसमें से फिर ये क्या है, लोहा है, नमक है, ये हीरे से कम हार्ड होते हैं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हार्ड वो भी होते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर जैसे चालकता की बात करें तो चालकता के बारे में आप खुद देखिए, जिसमें कोई परिवर्तन ना करें और उसके टुकड़े में अगर हम तार लगा दें और तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो ऐसा कौन सा है इसमें से। तार जब मैंने कह दिया तो समझ में आ गया, और मेरा मतलब है वो टुकड़ा हो और उसमें से विद्युत धारा, जो तार है इलेक्ट्रिक वायर जो लेकर के आ रहा है उसको कहाँ से टच कर सकते हैं कि उसमें करंट आ जाए। देखो वैसे तो बर्फ इनकी भी बात कर सकते हैं, ठीक है, पर देखो शुद्धता के रूप में इनमें करंट नहीं आता है। यहाँ नमक के टुकड़े में करंट नहीं आएगा, हीरे में करंट नहीं आएगा, लोहे में सीधा सीधा करंट आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। बाकी लगभग अधिकांशतः ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था की बात हो रही है, उसमें कुचालक होते हैं। यूं तो अपवाद होते हैं कि हीरे के अलावा ग्रेफाइट है वो ठोस अवस्था में सुचालक होता है।
ये आयनिक ठोस होते हैं, वो ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन अवस्था या संगलित अवस्था हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसमें वो चालकता व्यक्त करते हैं, इस तरह से। और बात रही गलनांक की, चूंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि जहां जो कठोर ज्यादा होगा उसको मेल्ट करने के लिए, उसको गलाने के लिए उतने ही उच्च ताप की आवश्यकता होगी, तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं वेरी हाई जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो किसका होगा? सहसंयोजी ठोसों का। हमें केवल ये समझना है चारों में से कि कम किसके लिए होगा और अधिक किसके लिए होगा, और सबसे कम तापमान किसके लिए चाहिए जिससे ये आसानी से गल सकते हैं, पिघल सकते हैं। तो आपको मालूम है बर्फ़ को पिघलाया जा सकता है, ठोस CO2 जो होगी बहुत जल्दी पिघल जाएगी, ठोस क्योंकि गैस है, थोड़ा सा गर्मी देंगे पिघल जाएंगी। तो ये तो यहाँ था क्रिस्टलीय ठोसों का एक सामान्य रूप से संघटक कणों के आधार पर वर्गीकरण है, टाइप है। इसमें से जो आणविक ठोस हैं इनको चूंकि वान डेर वाल आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको याद हो तो 11th क्लास में कई टाइप से पढ़ा है, जहां लंदन फोर्स, लंदन बल के नाम से, प्रकीर्णन बल के नाम से पढ़ा है, और हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ा है, और द्विध्रुव आकर्षण पढ़ा है। तो उसके आधार पर हम कहते हैं, उसी के अनुसार मैंने यहाँ आपको 3 उदाहरण भी लिख रखे हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कि यहाँ जो आणविक ठोस हैं वो पुनः, चूंकि इनके वान डेर वाल आकर्षण है वो अलग अलग हो सकते हैं, इनके संघटक कण अणु के रूप में कहा है तो अणु भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय हो सकते हैं, अध्रुवीय हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ कहा है। तो देखिए पहले के आधार पर चलें तो समझ लो, नहीं तो आप तो कैसे भी लिख सकते हो, मैं वैसे ही लिखता हूँ। देखिए अध्रुवीय ठोस, नंबर 2 ध्रुवीय ठोस। अब ध्रुवीय ठोस किस टाइप में है? ये सब आणविक ठोसों के प्रकार हैं। और नंबर 3 है जहां हाइड्रोजन आबंधित ठोस की बात होती है। ठीक जैसे आपने ऊपर ध्यान दिया है, ठीक उसी तरह से वही संघटक कण किस प्रकार के हैं, अर्थात अणु तो हैं पर अणु किस प्रकार के हैं, और उन अणुओं के मध्य किस प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण हैं, वान डेर वाल आकर्षण हैं, उसके आधार पर ये आणविक ठोसों को निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। वही संघटक कण अध्रुवीय ठोस, अर्थात इनके जो संघटक कण होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। इनके क्या होंगे? नाम दिया है ध्रुवीय, तो इसलिए कह सकते हैं इनके जो संघटक कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। बस इतना ही फर्क है। हाइड्रोजन आबंधित ठोस में भी वही हैं। कैसे? ध्रुवीय अणु होते हैं। फिर अंतर कहाँ होता है? अंतर ये होता है, देखिए, जहां अध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं उनमें अभी मैंने कहा लंदन या प्रकीर्णन बल कहलाते हैं, वो होते हैं जिनको कभी कभी तात्कालिक तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। ध्रुवीय ठोसों में तो नाम से पता चल रहा है द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं। इसमें इनके जो बल हैं, नाम पहले से लिखा हुआ है, क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अर्थात ध्रुवीय अणु ऐसे होने चाहिए जिनमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन आबंधित ठोस में शामिल किए जाते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन बंध ना हो, ध्रुवीय अणु हो, वो ध्रुवीय आणविक ठोस में शामिल कर सकते हैं। ऊपर जो दिए हैं वैसे यहां वो कौन सा मैच कर रहा है? अध्रुवीय आणविक ठोस में ठोस CO2, ध्यान देना। और ठोस CO2 को आपको मालूम होगा, इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय में कौन आएगा? HCl। ठोस HCl है, आपको मालूम होगा
जैसे HCl के बारे में 11th हमने बताते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित होता है, क्लोरीन आंशिक ऋणावेशित होता है, अर्थात ये अणु ध्रुवीय होता है। CO2 का आपको मालूम है संकरण के आधार पर ये कैसा है बोलो, इधर की वैल्यू इधर की म्यू वैल्यू, सो म्यू इज इक्वल टू 0, अर्थात अध्रुवीय होता है। और ये लास्ट चूंकि आपको पता है ऐसा किस में होता है, बर्फ, अर्थात आप ठोस H2O कह सकते हैं, ठोस अमोनिया कह सकते हैं, ठोस HF कह सकते हैं। ये मैंने ठोस नहीं लिखा है लेकिन सभी उदाहरण ठोस अवस्था के लिए होते हैं। तो इसी के साथ आपने आज किसके बारे में अध्ययन किया है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, संघटक कण और उनके मध्य पाए जाने वाले बाइंडिंग बलों के आधार पर, फोर्सेस के आधार पर।